स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। तो हाजिर हैं आज फिर एक नए विषय के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, विचार विमर्श एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी अलग अलग विषयों के साथ हाजिर होते हैं। हमारे विशेषज्ञ भी उस पर विचार विमर्श करते हैं और मकसद होता है कि एक नतीजे पर पहुंचे। और आज का विषय तो बहुत ही खास है क्योंकि आज बात छिड़ेगी फूलों की। जी हां, आज का विषय है फूलों की खेती, संभावनाएं अपार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किसान परंपरागत खेती तो करते आ रहे हैं, धान, दाल, गेहूं ये तो उगाते ही हैं, लेकिन अगर कुछ वो नया करें तो ऐसे में उनके लिए कमाई के साधन बन जाते हैं, एक नया विकल्प भी होता है। और फूलों की खेती इसी तरह का एक कहें अच्छा साधन है और इसे हम नगदी फसल भी कहते हैं। और विविधीकरण में भी फूलों की खेती का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सरकार का सपना है कि 2022 तक हमारे किसानों की आय दुगनी हो, और ऐसे में ये नए नए तरीके काफी कारगर साबित हो सकते हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि फूलों की खेती कैसे करें, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, संभावनाएं क्या क्या है, बाजार कैसे इसका लगातार बढ़ता जा रहा है और किसानों को अपने स्तर पर कौन कौन से कदम उठाने होंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं ये छोटी सी फिल्म। देश में फूलों के उत्पादन को लेकर खासा महत्व दिया जा रहा है। आज हमारे बागवान कितने ही फूलों से दोस्ती कर चुके हैं। फूलों से दोस्ती का ये हाथ उन्हें आय भी करा रहा है। हर उत्सव की जान और सजावट का साथी गेंदा, फूलों का राजा रंग बिरंगा मालिक गुलाब, तो वही बागों की शोभा बढ़ाती हुई चमेली, गुलदाउदी, कॉर्नेशन, ट्यूलिप, सूरजमुखी, कितने ही खुशबू भरे तोहफे हैं। ये सभी फूल बसंत की देन हैं और इन्हीं फूलों की बदौलत है बसंत। खुशबू भरे आकर्षण लिए प्रकृति की ये भेंट एक देश से दूसरे देश की यात्रा करती रहती है और हर किसी को लुभाती है। इस समय 60 से भी अधिक देश फूलों का आयात करते हैं, तो 50 देश इसके निर्यात से जुड़े हुए हैं। प्रमुख पुष्प आयात करने वाले देशों की बात की जाए तो जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क आदि का नाम आता है। इस समय विश्व पुष्प आयात का 96% अंश इन्हीं देशों के आंगन में महकता है। भारत में पुष्प उत्पादन एक उभरती हुई विद्या है। किसानों के एक बड़े वर्ग को अब ये बात समझ में आने लगी है कि खेती केवल गेहूं, चावल, गन्ना, चने की ही नहीं बल्कि फूलों की भी की जा सकती है। यही कारण है कि आज देश में कुछ किसान इसे पूरक फसल के रूप में अपनाते हैं, तो कुछ बड़े पैमाने पर मूल फसल के रूप में भी फूलों की खेती कर खासा उत्पादन ले रहे हैं। ताजे सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत में पुष्प उत्पादन और निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। इसी आधार पर फूलों की खेती से रोजगार की नई राहें महक उठी हैं। और जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में देखा और हमने आपको बताया कि फूलों की खेती कितनी लाभदायक हो सकती है किसानों के लिए और कैसे हमारे किसान इसे अपना सकते हैं। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। आइए उनसे आपकी पहले मुलाकात करवा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश नाथ ठाकुर, आप फूल के बाजार के विशेषज्ञ और एक प्रगतिशील किसान भी हैं आप। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर BC कटियार मौजूद हैं, आप उप महानिदेशक रह चुके हैं बागवानी विभाग भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर SS सिंधु मौजूद है, आप अध्यक्ष हैं
पुष्प विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही डॉक्टर के स्वरूप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं पुष्प विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि रिपोर्ट में तो बहुत सारी बातें हमने बताई, लेकिन जो किसान इस विषय को और अधिक तरीके से समझना चाहते हैं और गंभीरता से इस पर विचार करना चाहते हैं कि अगर वो फूलों की खेती करना चाहते हैं तो किन बातों का उन्हें ध्यान रखना होगा, तो सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगी सबसे पहले कैलाश नाथ जी आपसे कि ये बताइए कि जब आप, क्योंकि आप प्रगतिशील किसान भी और आपने फूलों की खेती की भी है और इसमें आपने सफलता भी देखी, तो शुरुआत कहां से की और आपका अनुभव कैसा रहा जो हमारे किसान देख रहे हैं, ताकि उनके लिए भी एक आप मार्गदर्शक बन सके। हमारा जो सबसे पहले हमने कार्नेशन से शुरू किया था, ग्रेजुएट से शुरू किया था और बाकी लिलियम से शुरू किया था। तो हमने पहले छोटे उसे वॉल्यूम में काम किया, उसके बाद फिर आस्ते आस्ते जैसे हमारे उसको इसमें प्रॉफिट लगा तो हमने इसमें और भी ज्यादा शुरू कर दिया। फिर मार्केट में आके इसका पहले कुछ रेट कम मिलता था, आज उसका रेट अच्छा मिल रहा है, जिससे हमारे को और भी फायदा होने की मतलब संभावना है। तो लोगों को आज इसका काफी प्रभाव है, मतलब एक लोग से आज 10 लोग कर रहे हैं और बहुत से लोग तो ऐसे जिससे उनको कोई नुकसान नहीं है और आसानी से खेती हो रही है गेहूं, और उससे तो काफी ज्यादा उससे बेनिफिट है। जी बिल्कुल, यानी आपने शुरुआत भले ही छोटे कदम से की लेकिन अब ये कदम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि कमाई भी बहुत अच्छी हुई है और एक फैसला जो आपने लिया वो अंजाम उसका सही मालूम पड़ रहा है। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि जो हमारे अन्य किसान देख रहे हैं वो भी इस बारे में विचार करेंगे, लेकिन आगे चर्चा को बढ़ाएं। डॉक्टर कटियार, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बागवानी की जब हम बात करते हैं तो इससे अभी तक एक जो परंपरागत सोच बनी है इससे इतनी गंभीरता से नहीं लेते। अगर हम पुराने समय की बात करें तो घर के बरामदे में कुछ फूल दिखाई देते थे और घर के पीछे कुछ पेड़ पौधे हो जाते थे जो कि घर की खपत के लिए होते थे, फल सब्जी, यानी एक व्यापार या फिर इसे बड़े आयाम में नहीं देखा गया। आज के दौर में बागवानी को लेकर किस तरह से तस्वीर बदल रही है? जी बिल्कुल सही बात है कि जो हम अगर पुराने समय में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास फूलों की बहुत कम खपत होती थी। जी। अगर हम 80 और 70 के दशक में जाएं तो फूलों की जो खपत थी वो बहुत ही लिमिटेड थी। कोई शादी ब्याह है तो मेरे को लगता है शायद उसमें जयमाला का भी इस्तेमाल नहीं होता था। और थोड़े से पंडित जी पूजा के लिए फूल लाते थे, थोड़े से फूल ऊपर छिड़के जाते थे। उसी तरह रोज दिनचर्या थी, जो लोग घर में पूजा करते थे वो भी अपने गार्डन से 2-4 फूल तोड़ के ही पूजा में कुछ फूल लगे हुए इस्तेमाल करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, लोगों ने कुछ फूलों की खेती में इंटरेस्ट बढ़ाया और हम तो कहेंगे कि इसमें जो समाज था, समाज के अंदर जो फूलों का इस्तेमाल हो रहा था उसके बाद सरकार ने उसमें भागीदारी करी। सरकारी तंत्र के अंदर अधिकारियों के सरकारी कमरों के अंदर मिनिस्टर्स के, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इन और जो सरकारी कार्यक्रम हैं इनमें फूलों का जब इस्तेमाल बढ़ा तो ये एक दूरदर्शन का जो माध्यम बना, दूरदर्शन ने सबको जो दिखाया उससे एक समाज में जागरूकता फैली और लोगों को लगा कि जैसे आपके साथ पौधा रखा है, इनके आगे फूल रखे हैं, इनके बैग पे कोई एर का पाम या दूसरा पौधा रखा है, तो लोग हमसे पूछते थे, औरों से क्वेरी करते थे, भाई ये जो मिनिस्टर साहब के पीछे पौधा रखा है या जो आगे फूल रखे हैं ये कहाँ मिलते हैं, इनका क्या नाम है, इनकी कॉस्ट क्या है, ये कैसे मिलेंगे। तो जब इनकी डिमांड बढ़ी, धीरे धीरे अवेयरनेस आई तो मार्केट में लोगों ने बोना शुरू कर दिया। दुकानें, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फूलों का बाजार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर रुझान भी है क्योंकि मांग है, जैसा कि आपने बताया कि पहले ही भले ही इसका इतना इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन अब चाहे कोई भी अवसर हो, शादी ब्याह, कोई भी शुभ अवसर हो, वहां पर फूलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, साज सजावट के लिए भी, और फूलों को शुभ भी माना जाता है। हमारे साथ डॉक्टर सिंधु भी मौजूद है। सिंधु साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा फूलों की खेती को लेकर कौन से नए अनुसंधान कर रहा है और अब इसको कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए कि हम खास करके अनुसंधान कार्य है जो मुख्य 2 विषय पे करते हैं। एक तो वो कि जो हमारे लंबे कट फ्लावर जो डंडी के रूप में फ्लावर बाजार में आप देखते हैं
जिसमें से प्रमुख है गुलाब है, ग्लैडियोलस है, गुलदावदी है, कार्नेशन है, लिलियम है। इन पे हम अनुसंधान करते हैं। इनकी भिन्न भिन्न प्रकार की उत्पादन से संबंधित तकनीकी और नई नई किस्में हर साल विकसित करते हैं जी। दूसरा है कि लूज फ्लावर, जिनको कि आप लड़ी बनाते हैं, माला बनाते हैं, साज सज्जा के रूप में उनको प्रयोग में लाते हैं, जिसमें गेंदा है, गुलदावदी है, वार्षिक गुलदावदी, देसी गुलाब है, क्रोसेंड्रा है, जैस्मिन है, चमेली है, ट्यूबरोज है, रजनीगंधा है। इनकी भी हम भिन्न भिन्न प्रकार की इनकी प्रजातियां निकालना, इनका तकनीकी किस तरह से इनका उत्पादन करें, कैसे इनका रखरखाव करें, इनका बीज उत्पादन करना और दूर दराज के किसानों तक उसका जो प्लांटिंग मटेरियल है, बीज है, उसको उन तक पहुंचाना, इन विषय पे हमारी जो विभाग है, हमारा संस्थान है, वो कार्य करता है। जी, तो किसानों तक इन बातों को कैसे पहुंचाया जाए, यानी जो अनुसंधान हो रहे हैं इसका लाभ किसानों को भी मिले, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो किसान आपके पास आते हैं उनकी किस फूल को लेकर, कौन से फूलों की खेती को लेकर रुझान आप देख पाते हैं? क्योंकि किसान भी थोड़ा सा घबराता है रिस्क लेने से, एक क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा पूंजी नहीं होती है कि वो आने वाले 2-3 साल एक साथ में उनकी प्लानिंग कर ले। वो एक फसल आएगी और उसके बाद ही अगली फसल के बारे में वो सोच पाता है, तो ये एक आत्मविश्वास भी उसे चाहिए। तो किस तरह के फूल इसके लिए बेहतर रहते हैं और रुझान किधर देखते हैं आप? हाँ, जैसे कि अभी मौसम शरदकालीन फूलों का चल रहा है, तो जो भी किसान हमारे पास आते हैं तो हम उनको फूलों के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से फूल ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो हम उनको ग्लैडियोलस के बारे में बताते हैं, जो कट फ्लावर के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा गुलाब है और रजनीगंधा है और लूज फ्लावर में मैरीगोल्ड है, उनके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले जो किसान जो आता है, सबसे पहले वो पूछता है कि हम पहले कौन सी फूलों से खेती करें। तो सबसे पहले हम उसको आसान तरीके से कर सकें, जैसे गेंदा है या ग्लैडियोलस है, तो उनके बारे में बताते हैं। इसके बाद हम उसको बोलते हैं कि जैसे जैसे आपको धीरे धीरे इसके बारे में एक्सपीरियंस होता जाए, फिर आप ग्रीन हाउस या हाई टेक फ्लोरिकल्चर के बारे में जा सकते हैं। तो हम किसानों को यही बताते हैं कि और इसके अलावा उनको क्या क्या परेशानी है उनके बारे में भी बताते हैं, कहाँ से बीज ले सकते हैं, कहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं और उनका उत्पादन कैसे करें, कौन कौन से कीड़े मकोड़े लगते हैं, बीमारी कौन सी लगती हैं, उनको कैसे हम प्रोटेक्ट करें अपनी फसल को, उसके बारे में हम बताते हैं। जी जी। डॉक्टर कटियार, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि फूलों की खेती जब किसान करने की सोचे या फिर उसके मन में विचार आए तो महत्वपूर्ण बात क्या रहती है? क्योंकि जो पारंपरिक फसलें हैं, गेहूं है, धान है, सब्जियां हैं, ये तो खप जाती हैं, वो खुद भी इस्तेमाल कर सकता है और बाजार में भी उनकी मांग बनी रहती है। लेकिन फूलों की खेती के लिए उसे बाजार समझना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वो खुद तो घर में इस्तेमाल इतना ज्यादा कर नहीं सकता और इनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत ज्यादा नहीं होती। तो किस तरीके से इन दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए? जी जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है कि कोई भी आदमी कुछ करना चाहता है, कोई भी किसान कुछ उगाना चाहता है और उसको इतना उगाना है कि घर के इस्तेमाल से ज़्यादा है। तो पहले तो जो किसान उगाते थे कुछ अपने लिए अनाज उगाते हैं, रखने के लिए उगाते हैं, लेकिन जो बेचने के लिए उगाते हैं तो उनको सबसे पहले ही देखना होता है कि कौन सी चीज़ महंगी बिक रही है, कौन सी चीज़ हम यहाँ उगा सकते हैं, उसका मार्केट कहाँ है, हम किसको बेच सकते हैं, ट्रांसपोर्ट क्या है, अगर टाइम कितना लगता है कि हम यहाँ से वहाँ तक ले जाएं, लू चल रही है, गर्मी है, ख़राब हो जाए, पैकेजिंग का क्या सिस्टम है, ये सारी चीज़ें जानकारी करने के बाद ही किसान को आगे बढ़ना चाहिए। जी जी। डॉक्टर सिंधु, अगर हम भारत की बात करें तो हमारे जलवायु में बहुत विविधता है, जहां एक तरफ हम देखते हैं कि बर्फबारी होती है, वहीं दूसरी तरफ गर्मी पड़ रही होती है और ऐसे में हर तरफ किसान भी है, पूरे देश में किसान है। तो किसानों के लिए ये बताएं कि क्षेत्र विशेष कौन कौन से फूल हैं जिनकी मांग ज्यादा रहती है और जिनको करने में भी आसानी रहेगी? हम किसानों को समय समय पर यही सलाह देते हैं कि भाई वो क्षेत्र विशेष में जितने भी फूल हैं उन पर ही ध्यान दें। अब आप यदि हम उत्तरी भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, आपका जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, हम इसकी बात करें तो कार्नेशन बहुत अच्छा होता है वहाँ पे, तो कार्नेशन की खेती करनी चाहिए। जितने भी कंदीय फूल हैं, बल्बस फ्लावर जिनको हम बोलते हैं, उसकी खेती बहुत अच्छी होती है पहाड़ों पे, क्योंकि वहाँ पे तापमान काफ़ी हद तक
कम होता है। लेकिन हम हमारे उत्तरी भारत के खास करके मैदानी क्षेत्रों की बात करें, दिल्ली और दिल्ली के आसपास, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे आप ग्लैडुलस की खेती भली भांति से कर सकते हैं, गुलदाउदी की खेती भली भांति से कर सकते हैं, जो कि अधिक तापमान को सहन कर सकती हैं। रजनीगंधा है, ट्यूबरोज की खेती कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि यदि हम एक उत्तरी पूर्वी नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो वहाँ पे आप हेलिकोनिया, बर्ड ऑफ पैराडाइज, बल्बस फ्लावर, एंथूरियम, उसकी बड़ी भांति बहुत स्कोप है वहाँ पे, बहुत ही अपार संभावना है। रुझान नहीं दिखता वहाँ पर, फिर वहाँ पे रुझान कम है। और भारत सरकार को और हमारे जितने भी बागवानी के विभाग हैं, उनको किसानों को उनको प्रोत्साहन करना होगा, उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो अनुदान है, अनुदान राशि भी देनी पड़ेगी और लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। और यदि हम हमारे दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पे एंथूरियम है, ऑर्किड है, जी। और भी बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं जिनकी खेती भली भांति से वो कर सकते हैं। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि सरकार भी इसे प्रोत्साहित कर रही है और अलग अलग तरह की योजनाएं हैं, अनुदान है, जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। लेकिन कई बार होता यह है कि किसानों को इसके बारे में पता नहीं चल पाता, यानी जागरूकता की भी कमी रहती है। इसीलिए हम अलग अलग विषय लेकर आते हैं ताकि किसान समझ सके कि उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि उन्हीं के लिए है, ताकि उनकी स्थिति बेहतर हो, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। फिलहाल वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी पर बात करेंगे कि सरकार की योजनाएं फूलों की खेती को लेकर कौन कौन सी मौजूद है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहें विचार विमर्श। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद विचार विमर्श में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज बात चल रही है फूलों की। हम आपको बता रहे हैं कि फूलों की खेती में कौन कौन सी संभावनाएं हैं, किसान कैसे इसे अपना सकते हैं, यानी फूलों की खेती संभावनाएं अपार। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले हमने बात की डॉक्टर साहब कि इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी सरकार चला रही है। योजनाओं पर आऊं उससे पहले हमें यह भी समझना बहुत जरूरी रहता है कि जब हम फूलों की खेती तो कर लेते हैं, लेकिन उसका दूसरा जो पड़ाव होता है कि उसका भंडारण कैसे हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो। और ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है किसानों के सामने, क्योंकि फूल हर किसी को एकदम ताजे पसंद आते हैं और उन्हीं ताजे फूलों को सही समय पर बाजार में पहुंचाना कितनी बड़ी चुनौती रहती है। आपसे जानना चाहूंगी ठाकुर साहब जी। इसको हम बाई बस भी आता है और इसकी बीज की पैकिंग होती है फूलों की, रोज की। और मैं देख रही हूँ कि इसे किसी गत्ते नुमा इसमें कवर में रखा हुआ है। इसके लिए इसका सही से बना रहता है ताकि इसमें कोई नुकसान ना पहुंचे, और काफी अच्छा ढंग से पैकिंग करते हैं। इसकी मुलायम मतलब वो चमड़ी होती है, जो इसके पत्तियां हैं, तो काफी उससे सही रहता है। और ये जो कार्नेशन की है, कार्नेशन के लिए इसके लिए सपोर्ट होती है भाई, इसको अच्छे ढंग से हम मतलब देख सके, जिससे इसे कलर पहचानने में आसान रहती है। ये ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी रहता है। पारदर्शी रहता है। और इसमें भी हम 20 पीस पैकिंग करते हैं। अच्छा, मैं ये भी देख रही हूँ कि इसके जो स्टेम है, डंडियां जो है काफी लंबी लंबी रखी गई है, तो इसके पीछे भी कोई मकसद रहता है? हाँ जी, इसकी 1 मीटर की जो हाइट होगी तो उसका रेट अच्छा मिलेगा। अच्छा। जो जिसका छोटा फूल होगा उसका रेट थोड़ा कम होगा। और बाजार में जिनके बांस बड़े होते हैं उनको काफी यानी ग्रेडिंग इनकी भी करनी पड़ती है। ग्रेडिंग फूलों की हमेशा ग्रेडिंग, जितनी अच्छी ग्रेडिंग हुई उतना अच्छा लोगों को इसका पैसा मिलेगा। और ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी सही से रहेगा, क्योंकि आजकल बसों में बाई एयर लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जी जी। तो जैसा कि अभी मैं गुलाब देख पा रही हूँ, इसके ऊपर आपने अभी गत्ता लगाया हुआ है, इसे कहते क्या है? ये इसका वो है। अच्छा, कवर है। कवर है। जी जी। तो इसको मार्केट में मतलब काफी अच्छे ढंग से उपलब्ध होता है। हाँ।
और मैं देख रही हूँ कि ये तो काफी ताजे फूल दिख रहे हैं। जी, और कितने दिन हो गए इसकी इनको? जो लाइफ सर्दियों में नहीं, अभी मैं क्योंकि अभी ताजे दिख रहे हैं तो हमें ये भी पता चलेगा कि इस पैकिंग से कितना लाभ है इसको। तो ये आज के फूल हैं, कल के हैं? आज के फूल हैं। और अभी आप देख रहे हैं इसकी जो ये ओपन नहीं हुआ, खुला नहीं है अभी। जब ये खुलेगा, हाँ जी, अभी बड में है, जब ये खुलेगा पानी पी के तो उसके बाद काफी अच्छा लगेगा। और काफी दिन तक, मतलब कम से कम 4 या 5 दिन तक इसकी लाइफ है। अच्छा, 4-5 दिनों तक इस पैकिंग में इसे रख सकते हैं। और हमें दूसरा फूल भी दिखाइए जो आप दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर पारदर्शी है लेकिन ये देखने में बहुत खूबसूरत है। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी फूलों का दीदार कर सके इस कार्यक्रम के माध्यम से। और जी, तो ये अलग अलग रंग में रहते हैं और अलग अलग इसके हर कलर मिलते हैं। और इसकी तो कार्नेशन तो काफी अच्छी लॉन्ग लाइफ है इसकी। जी। और इसका भी यही है, जैसे इसका वर्ड साइज ये थोड़ा खिल गया है और इससे भी अभी ज्यादा खिलेगा, जिससे इसको मतलब काफी लंबी, ये तो कम से कम 6 दिन चल जाता है सर्दियों में। अच्छा। और गर्मियों में 3 दिन आराम से इसको वास में लगा के लोग रखते हैं। जी। तो जैसे जैसे इसकी क्वालिटी होगी वैसे वैसे लोगों को अच्छा पैसा मिलता है। जी। और आजकल तो लोगों को काफी अच्छे इसका दाम मिलने लगा, क्योंकि आप लोगों की दूरदर्शन की सुविधा से तो काफी लोगों को इसका सही से। लेकिन ये तो चले बात हुई पैकिंग की, तो यही 2 तरह की पैकिंग होती है या फिर और भी विभिन्न तरह की पैकिंग होते हैं अलग अलग फूलों के लिए? और ये पैकिंग का सामान कहाँ से उपलब्ध होता है? कहीं बहुत महंगा तो नहीं होता? नहीं, इसका आम बाजार में मिल जाता है। जो गत्ता बनाने वाला है वो उसको ऑर्डर देंगे तो गत्ता उस तरह से काटेगा, इसका जो साइज इसी साइज से काटेगा, जो प्लास्टिक का इसको इसी साइज से काटेंगे। और बाकी एंथोरियम का साइज छोटा होता है। और बाकी जैसे लिलियम जो है उसकी पन्नी का साइज काफी लंबा होता है। तो उसका फूल भी लंबा होता है, वो साइज उसका। बिल्कुल, तो बहुत खूबसूरत फूल हैं। और कहते भी हैं फूल बहुत कोमल होते हैं तो उन्हें देख रेख की बहुत ज़रूरत होती है। तो बहुत अच्छे से आपने इन्हें पैक किया है। और अगर इनकी लाइफ बढ़ानी है तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। आगे मैं आपसे बात ये भी करूंगी कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से इनका किया जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर कटियार कि जब हम बात करते हैं फूलों की तो ये मान के चला जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बहुत नाजुक होते हैं और नाजुक चीज़ों को देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है। मन को तो लुभाते हैं लेकिन उन्हें कैसे सुरक्षित रखें ये भी चुनौती रहती है। तो इसके लिए क्या हमें कोई विशेष ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है कि अब क्योंकि इन्होंने तो बहुत अच्छे से इसे पैक किया हुआ है, तो क्या आम किसान भी उतने ही अच्छे से कर पाएगा? आम किसान को सब चीज़ सीखनी पड़ेगी और इसके लिए विशेष पैकेजेज हैं, विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलते हैं। 2 महीने 3 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं, जो रीजनल सेंटर्स बने हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं, केवीके में भी उपलब्ध है। केवीके में भी ट्रेनिंग कराई जाती हैं। क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आपने फसल काटी, अगर आपने फूल काटा और काट के आपको बाजार में ले जाना है, बाजार ले जाने के लिए आपको 4 घंटे 6 घंटे चाहिए, तो उस पीरियड में आप फूल को कैसे प्रोटेक्ट करें कि ये फूल फ्रेश बना रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बाजार में जाते जाते ये मुरझा जाएगा और फूल की कीमत एकदम कम हो जाएगी या कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। जी, और फूल मुरझाए तो किसान का चेहरा भी मुरझा जाएगा, उसे दाम जो नहीं बड़े मिलेगा। स्तर पर प्रोड्यूस कर रहे हैं आजकल, उन लोगों ने रेफ्रिजरेटेड वैन गाड़ियां बना ली हैं, प्रोडक्शन गाड़ियां बननी शुरू हो गई हैं। तो लोग रेफ्रिजरेटेड वैन में जैसे ही काटते हैं इमीडिएटली उसको कूलिंग में रखते हैं, कूलिंग में रखने के बाद सफाई करने के बाद रेफ्रिजरेटेड वैन में डाल देते हैं। अच्छा। और उससे बाजार तक या डेस्टिनेशन तक, जो भी आपका डेस्टिनेशन, अगर आपको एयरपोर्ट तक ले जाना है तो वहां तक उन गाड़ियों से ले जाते हैं। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत तरीके के यहाँ पर तकनीक भी इस्तेमाल की जा रही है फूलों के भंडारण को लेकर, बाजार तक सही और एकदम ताज़ा स्थिति में उन्हें पहुंचाया जा सके। डॉक्टर सिंधु, ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, जैसा कि ब्रेक से पहले भी मैंने कहा था कि ये काफ़ी टेक्निकल समझ आ रहा है कि किस तरीके से इसे रैप करना है, कितने समय में कहाँ तक पहुँचाना है। तो क्या सरकार इसमें कुछ मदद भी करती है, किसी तरह का अनुदान या आर्थिक जो सहायता है जो कि किसानों को दी जा सके, क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन जो मुझे समझ आ रहा है काफ़ी महंगा रहता होगा?
ट्रांसपोर्ट तो देखिए कि एक अपना एक अलग पहलू है। ट्रांसपोर्ट से पैकिंग भी पहले है, तो ग्रेडिंग बहुत भी सारी है। चीजें जी, हैं। जी, जी, बिल्कुल। अब यदि हम बात करें तो उत्पादन से बातें शुरू हो जाती हैं। फूलों का अधिक अच्छा उत्पादन और जो गुणवत्ता वाले फूल किस तरह से आप उगाएं, कब लगाएं, कैसे लगाएं, कीड़ों की देखभाल कैसे करें, बीमारियों की रोकथाम कैसे करें, खुले खेत में लगाएं या ग्रीन हाउस में लगाएं, वहां पे जो पूंजी है वो आप कहां से लगाओगे, गवर्नमेंट की तरफ से कितना आपको अनुदान मिल सकता है। ऐसा नहीं है। भारत सरकार की जो बागवानी विभाग के माध्यम से जो हमारा MIDH है, उसके माध्यम से किसानों को इसका अनुदान दिया जाता है और हर स्टेट में वो अलग अलग है। यदि हम हरियाणा का आपने बताया MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH, हाँ, बागवानी विकास के लिए एक सघन परियोजना है। ये हमारे सेक्टर स्कीम है भारत सरकार की, और ये हर स्टेट में, हर राज्य में ये स्कीम उपलब्ध है। और जो हर राज्य में जो बागवानी विभाग है उसके माध्यम से इस स्कीम को चलाया जाता है। पैसा सारा भारत सरकार द्वारा जुटाया जाता है। जैसे कि कुछ पैसा कुछ सरकार भी है जो उसमें जोड़ती है। कई बार क्या होता है कि यदि हम एक छोटा एग्जांपल मैं दे के आपको समझाता हूँ कि हरियाणा सरकार 15% अपना शेयर देती है, 50% भारत सरकार की तरफ से आता है, तो 65% जो अनुदान है, 100 रुपया यदि किसान खर्च करता है तो 65 रुपये उसको एक किस्म से सरकार की तरफ से मिले, 35 रुपये उसको अपनी पॉकेट से खर्च करने होंगे और वो इस तरह से अपना प्रोजेक्ट लगा सकता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परसेंटेज का अनुदान है। कुछ हमारे पूर्वी उत्तरी क्षेत्र जितने भी हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे 80 और 85% तक भी माइक्रो इरिगेशन पे अनुदान मिल जाता है। यूपी का एग्जाम्पल लें तो सिर्फ 50% है जो कि स्टेट गवर्नमेंट से जाता है। सरकार अपना हिस्सा कई बार दे देती है, कई बार नहीं देती। तो ये तो हुआ एक पूंजी भरा चैलेंज, चुनौती। उसके बाद फिर उसका उत्पादन कैसे करें, फिर उसकी हार्वेस्टिंग कैसे करें, पैकिंग कैसे करें। अभी जैसे ठाकुर जी ने बताया कि उसको हिमाचल से लेके, सोलन, शिमला से लेके और मंडी तक पहुंचाना, उसकी पैकिंग करना, उसको यदि आपका फूल नहीं बिका तो उसका कैसे भंडारण करें, ये भी अपने आप में एक चुनौती है। बाजार भाव अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा किसान को। तो एक फ्लोरिकल्चर का जो बिजनेस है काफी ल्यूक्रेटिव है, काफी लुभावना है, पैसा भी काफी अच्छा है। और जो कि भारत सरकार की स्कीम भी है कि एक सोचना भी है कि 2022 तक हम अपनी किसानों की जो है आमदनी डबल करें। तो फ्लोरिकल्चर या पुष्प उत्पादन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें 5 साल 6 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं, तीसरे वर्ष ही जो इनकम है वो डबल हो जाती है। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है, बाजार का होना, बाजार के बारे में जानना जरूरी है, पैकिंग फॉरवर्डिंग के बारे में जानना जरूरी है। तो मैं तो जितने भी हमारे किसान भाई या बहन या युवक युवतियां जो भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो बेरोजगार हैं और यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे हैं, उनको भी मैं यही कहूँगा कि कोई भी व्यवसाय की जानकारी पहले ले लें शुरुआत करने से पहले, ताकि वो उसमें आपको जो सफलता है वो 100% मिले। जी। डॉक्टर स्वरूप, जैसा कि बहुत सारी बातें अभी सिंधु जी ने बताई हमें कि किस तरीके से शुरुआत से लेकर अंतिम पड़ाव तक बहुत सारी बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी ज़रूरी है, तभी हमें पूरा लाभ मिल पाएगा। तो ऐसे में हमें ये बताएं कि जब किसान फूलों की खेती के बारे में निर्णय लेता है तो अपने क्षेत्र के हिसाब से या फिर बाजार के हिसाब से उन्हें कैसे पहला कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और कहते हैं कि जो कीट और बीमारियों की जो आशंका है वो शुरू से ही उसके लिए आपको प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। पोषक तत्व, कीट प्रबंधन, इनकी शुरुआत से ही अगर आप तैयारी कर लें तो आगे चुनौतियाँ कम हो जाती हैं। तो इसके बारे में बताइए। हाँ, उसके बारे में मैं ये बताऊँगा, जैसे सबसे पहले किसान खेती करने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे उसकी खेत की मिट्टी कैसी है, बिल्कुल, जलवायु कैसी है, और फूलों को लाने ले जाने के साधन कैसे हैं। अगर फूल ज़्यादा भी पैदा हो जाए तो उसके फार्म पर कुछ कूल सेंटर होना चाहिए छोटे स्तर पर, जो 1-2 दिन के लिए उसको अपने वहाँ रख सके। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसान कर सकते हैं। जैसे मान लो ग्लेडियस को ही लें तो ग्लेडियस में जैसे कुछ 2-3 बीमारी लगती हैं, जिसमें एक फ्यूजेरियम बिल्ट है या कंद बिगलने है। इसमें जो है पौधा जो है इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं
और पौधा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बाहरी पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए किसानों को कदम उठाने जरूरी हैं। तो इसके लिए जैसे एक बावस्टीन दवा होती है फंजीसाइड, इसको हम 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डालकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो उसको अपनी फसल को किसान बचा सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो कीड़े मकोड़े हैं, हालांकि कीड़े मकोड़े ज्यादा नहीं है, कुछ कभी कभी टर्माइट या दीमक आ जाता है या एफिड्स। एफिड जैसे अभी जनवरी फरवरी का महीना आने वाला है, तो उस समय एफिड ज्यादा लगता है और उसका रंग जो काला या हरा होता है और वो फूल के अंदर घुस जाता है, जिससे उसके फूल का रस चूस लेता है और फूल का रंग फीका पड़ जाता है, जिससे मार्केट में उसका प्राइस कम मिलता है। तो इनकी समय पर देखभाल करना जरूरी है। तो जैसे कीड़ा लग रहा है तो कीड़े के लिए कुछ बहुत सारी दवाएं, कुछ इंसेक्टिसाइड जैसे मालेथियोन है, रोगर है, इनको 2 ml 1 लीटर दवा में 1 लीटर पानी में डालकर और छिड़काव कर सकते हैं और अपनी कीमती फसल को बचा सकते हैं किसान भाई। जी। इसी तरह दूसरे फूल हैं, जैसे गुलाब है, उसमें एक रेड स्केल आता है, वो बरसात के मौसम में ज्यादा आता है, हालांकि एफिड इन दिनों में भी आता है और जिससे गुलाब के फूल की क्वालिटी घट जाती है। तो उसके लिए भी हम मालेथियन, रोगर और कई तरह के इंसेक्टिसाइड होते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। जी। तो चलिए, ये तो बात रही कि कैसे किसानों को बीमारियों से बचाव करना होगा फूलों का, और क्योंकि बहुत लंबी फसल तो होती नहीं है, तो सही समय पर अगर वो कदम उठाएंगे, सही समय पर प्रबंधन करेंगे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर कटियार कि जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा, लेकिन अगर हम जो पारंपरिक हमारी खेती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बात करें, तो फूल और जो हमारे धान, गेहूं, ये जो हम मोटा अनाज, इन सब की हम खेती करते हैं, कितना अंतर होता है लागत में भी और लाभ में भी? देखिए, ये फूलों की खेती है, ये काफी मतलब पैसा देने वाली है, लेकिन पैसा उसी को देगी जिसको उसका ज्ञान होगा। अच्छा। पैसा तो लगा सकते हो आप, लेकिन ज्ञान उसका प्राप्त करना जरूरी है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, किस समय पे पानी देना है, कितना उसको खाद देनी है, कब हार्वेस्टिंग करनी है, तो वो सब चीजें अगर सही समय पर होती हैं तो आपका पैसा पहले साल में ही डबल हो जाएगा। और फिर जब आप उसके मास्टर बन जाएंगे, जैसे इन्होंने बताया ग्लेड्स की खेती है, ग्लेड्स में आप फूल भी बेचते हैं, उसके नीचे बल्ब्स भी बन जाते हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे जिनको बोलते हैं वो बन जाते हैं कॉर्नलेट्स, तो वो अगली साल बड़े हो जाते हैं, उसके अगली साल तो लोग फूल भी बेचते हैं, बल्ब भी बेचते हैं। और उसके बाद खेत मतलब 3 महीने या 4 महीने की क्रॉप होती है, शॉर्ट टर्म है भी है, तो फायदा बहुत है। लेकिन अगर हम किसान की भाषा में समझ रहे हैं, क्योंकि वो सबसे पहले ये देखता है कि भाई अगर मैं ये फसल लूंगा तो अगर मुझे प्रति हेक्टेयर अभी 1.5 लाख साल में मिलता था, तो इससे मुझे कितना मिलेगा, कितना मतलब फर्क कितने फीसदी तक का, मोटे मोटे तौर पर बताइए। 100% का। 100% का। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग फूलों की खेती कर रहे हैं वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, प्रोवाइडेड कि उनको सब चीज की जानकारी है। और जिनको जानकारी नहीं होती है उनको हम यही सलाह देते हैं, पहले भी देते थे, कि वो पहले छोटे स्तर पे करें, ऐसी क्रॉप्स का करें जिनमें नुकसान कम हो, ऐसी क्रॉप्स का करें जो वो आउटडोर उगा सकते हो, जिनको लोकली मार्केट में बेचा जा सके, ज्यादा दूर ले जाने की जरूरत नहीं है। तो पहले सफलता वहां से होगी, वहां से उनका लगाव होगा, वहां से उनको पैसा मिलेगा, तो उनका विकास भी होगा। तो ये मेन चीजें हैं जिससे उनको रुझान उसमें पैदा होता है। कैलाश जी, जैसा कि कटियार जी का कहना है कि यहाँ पे तो भाई 100% का लाभ है, मतलब अगर आप पारंपरिक जो फसलें लेते हैं उससे आप फूलों में जाते हैं तो इतना बड़ा अंतर, तो वाकई में इतना अंतर रहता है। और क्योंकि भाई ये भी देखते हैं कि रिस्क ज्यादा तो फायदा ज्यादा, तो इसमें रिस्क भी फिर उतना ही ज्यादा होता होगा। हाँ, इसमें रिस्क भी है। और एक बारी लगाने से ये पौधा जो है एक कम से कम 2 साल चलता है। 2 से वैसे तो 3 साल चलता है, अब इस टाइम की जो इसकी लाइफ है 2 साल रह चुकी है, तो 3 साल में ये 40 फूल देता है। तो जैसे वन टाइम इसका 20,000 1,000 स्क्वायर मीटर में लगाते हैं, तो कम से कम 1 साल में उसकी 8 लाख की इनकम श्योर है। तो उसमें 1 बीघा ही समझिए आप। हाँ, 1 बीघा, तो उसमें मतलब अच्छे से उसकी हो, कम से कम भी इसका वॉल्यूम जो है, यदि कम भी तो ये 8 लाख जो आप बता रहे हैं ये शुद्ध लाभ है हमारा। इसमें खर्चे भी है, खर्चे भी है इसमें। मैं इसमें जो आपको बताना चाहूंगा, जी।
यदि हम एक मोटे तौर से, मैं किसानों को और एक आम भाषा में सबको समझाना चाहूंगा, यदि हम गेहूं और धान की बात करें तो आप क्या मानते हो, 1 एकड़ से आपको 40,000 मिल जाएंगे, 50,000 मिल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। आप यदि उसी 1 एकड़ में आप गुलाब की खेती करते हो या कार्नेशन की करते हो तो कम से कम भी 2.5 लाख मिनिमम आपको मिलेगा। अच्छा, इतना फर्क है? आप इतना फर्क लगा लीजिए। मोर देन 100%। मोर देन 100% जो कटियार साहब ने बताया था। चलिए आप छोड़िए कि आप एकदम से समुद्र में जंप नहीं मारना चाहते, तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, सभी ने बताया कि भाई थोड़ा थोड़ा करके हम सीखें, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ें। तो आप मैरीगोल्ड की रजनीगंधा की जो गेंदा है, गेंदे की खेती भी करते हो, उसमें भी आपको औसतन 75,000 से 1 लाख रुपए प्रति एकड़ का मिल जाता है। जी, तो चलिए जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में करते हैं, दशहरा दिवाली पे 1 लाख रुपए का गेंदा 1 एकड़ से कमा लेते हैं आराम से। बिल्कुल। तो चलिए आपका डबल हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई और मुझे तो लग रहा है कि मैं भी इसमें हाथ आजमाऊं, इतनी आसानी कमाई है तो। और इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई लाभ तो बहुत दिखाई दे रहा है और कहते भी हैं बिजनेस में, व्यापार में कि मोर रिस्क मोर गेन। तो क्या इसमें रिस्क फैक्टर जो है, यानी जो चुनौतियां हैं, जो आशंकाएं हैं, वो भी बहुत सारी हैं, और अगर हैं तो वो कौन सी हैं? और इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि फूलों की खेती के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अलग अलग वैरायटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए किसी तरह के मेले या फिर एग्जीबिशन भी लगाए जाते हैं? कब कब, कहां कहां, कैसे इनका आयोजन किया जाता है? बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें विचार विमर्श। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर, रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद विचार विमर्श में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज का विषय है फूलों की खेती, संभावनाएं अपार, और इस पर लगातार हम विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। आगे बढ़े, कुछ और बातों पर हम चर्चा करें उससे पहले इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत में इन्हीं की बदौलत पहली बार वर्ष 1992-93 में 387 मिलियन रुपए का पुष्प निर्यात हुआ था। ज्ञात हो कि अभी भारत के फूलों का निर्यात मुख्यतः यूरोप में होता है। वहीं हॉलैंड विश्व का सर्वोत्तम पुष्प नीलाम घर है। यहां विदेशों के फूल बिकने को आते हैं। एक लंबे समय से फूलों के व्यापार में भारत की भागीदारी मात्र आधे से 0.25% तक रही है, मगर अब भारत इस खुशबू भरी तिजारत में ठोस कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, आशा ये भी की जा रही है कि हम दुनिया को ये खूबसूरत तोहफा देकर अच्छी खासी विदेशी मुद्रा भी समेट पाएंगे। भारत में फूलों के कारोबार का भविष्य इसलिए भी उज्जवल है क्योंकि देश में शोधरत कृषि विश्वविद्यालयों में सबके पास एक स्वतंत्र और पूरी तरह से विकसित बागवानी विषय है। इन विभागों में 1000 से ज्यादा छात्र डिग्री प्राप्त करते हैं और अपना पुष्प ज्ञान तो बांटते ही हैं, साथ साथ कुछ इससे जुड़ रोजगार की भी शुरुआत करते हैं। फूलों से जुड़ा रोचक मुद्दा यह भी है कि देश विदेश में सूखे फूल, पत्तियों तथा टहनियों की भी मांग बढ़ती जा रही है। ये नई विद्या किसान भाइयों, विशेषकर ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार की नई राहें खोल रही हैं। आज अपने देश में सूखे फूलों की घरेलू खपत तेजी से बढ़ रही है। इस दिशा में छोटे बड़े किसान अपना हाथ आजमा रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। सूखे फूल, पत्तियों, टहनियों की विदेशों में बढ़ती मांग का लाभ भारतीय पुष्प उत्पादकों ने उठाया है। यहां से इनका निर्यात किया जा रहा है। इसके निर्यात की मुख्य बात यह है कि इसमें पूंजी
लागत जीवंत फूलों के निर्यात की अपेक्षा बहुत कम है। बसंत और फिर फागुनी फुहार तक फूलों का महत्व है, तो भला आप पीछे क्यों? फूलों की खेती अपनाइए और आय की नई राह पाइए। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और बहुत सारी बातें इस रिपोर्ट में समझाई गई हैं और अब इस पर थोड़ी चर्चा भी हम कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि व्यापार का एक नियम होता है कि रिस्क बहुत अगर अधिक है तो उसके लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है और ज्यादा फायदा मोर रिस्क जो एक कहा जाता है। तो क्या फूलों की खेती में भी ऐसा ही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाभ अगर हम पारंपरिक खेती से इसकी तुलना करें तो बहुत अधिक दिखाई देता है। बिल्कुल अंजू, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और फूलों की खेती में रिस्क गेहूं धान से ज्यादा है। रिस्क का विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी है। और जो लोग रिस्क का विश्लेषण करके उसके लिए तैयार हो जाएंगे वो अवश्य ही लाभ पाएंगे। और जो उसका विश्लेषण ठीक से नहीं करेंगे और वैसे ही यदि उस व्यवसाय को शुरू कर देंगे तो ये निश्चित है कि वो नुकसान पाएंगे। जी। तो यानी इसकी तो सबसे बड़ा भी हैं। चुनौतियां बिल्कुल हैं। और सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि उत्पादन से संबंधित चुनौती है। उत्पादन से संबंधित अभी आपके भिन्न एक्सपर्ट ने अपनी अपनी जानकारी आपको दी, लेकिन उत्पादन के बारे में जानना, किस फसल को, किस फूल को कहाँ उगाए। मान लिया आपके सामने कोई लेह लद्दाख से आदमी आता है तो उसको आप इमीडिएटली ये नहीं कह सकते कि आप वहां पे गुलाब लगाइए या वहां पे गेंदा लगाइए। तो वहां की सिचुएशन में कौन सा फ्लावर प्रमुख होगा। आपका केरला से कोई किसान है तो वहां पे कौन सा फ्लावर संभव होगा। नागालैंड या सिक्किम में कौन सा फ्लावर आसानी से उगाया जा सकता है। देहरादून की कंडीशन में कौन सा फ्लावर उचित होगा जो आपको अधिक पैसा देगा और आसानी से उसका लालन पालन या उत्पादन किया जा सकता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। फिर उसके उत्पादन से संबंधित जितनी भी जुड़ी हुई कड़ी है उनके बारे में समझना जरूरी है। बीमारियों के बारे में समझना जरूरी है। उसके बाद आपको कहाँ से उसका जो पौध सामग्री है वो कहाँ से मिलेगी। किसी कृषि विश्वविद्यालय से, नजदीक के बागवानी विभाग से, केवी के कृषि विज्ञान केंद्र से, या बहुत सारी एनजीओज भी हैं जो आजकल बागवानी के क्षेत्र में काम कर रही हैं भिन्न भिन्न प्रांतों में, उनके बारे में। तो आपको वो जानकारी हासिल करना होगा। और ये नहीं है कि आप एक स्लीपिंग ग्रोवर हो जाओगे, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि उसमें चुनौती बहुत है। आप ये है कि कोई भी फसल लगाने के बाद ये नहीं कि आपने मुड़ के यदि उस खेत की तरफ नहीं देखा तो अवश्य आप नुकसान पाएंगे। गेहूं धान में हो सकता है, ठीक है, आप स्लीपिंग ग्रोवर हैं, स्लीपिंग आप किसान हैं, एक बार आपने लगा दी, आपने अपने नौकर से पानी दिलवा दिया या रेनफेड है, बरसात होगी तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें यदि आप 2 दिन खेत पे नहीं गए तो तीसरे दिन आपको शायद खेत में फसल ना मिले। इतना ज्यादा तो इतना बड़ा एक चुनौती है। इससे आपको लगा रहना जरूरी है। आपको कॉन्स्टेंट एफर्ट्स जानना जरूरी है। बाजार के भाव का, मूल्य का जो बात कर रहे थे अभी आप ठाकुर जी से, उसके बारे में जानना जरूरी है। बाजार भाव या बाजार में अच्छा पैसा कमाना या बाजार से एक अच्छा पैसा मिलना, ये भी अपने आप में एक चुनौती है। ठीक है, फूलों की खपत अभी अच्छी है, लेकिन अभी आपने हाल ही में देखा कि मुद्राकरण से सब्जियों के भाव कितने बुरी तरह से जमीन पे आके गिर गए और किसानों को कितना नुकसान हुआ है उससे। तो इसी तरह से कई बार क्या होता है कि मार्केट में सरप्लस आ जाता है, गलत आ जाता है, बहुत अधिक उत्पादन हो गया आपका, देश विदेश में चारों तरफ से फूल ही फूल आ गया मंडी में और इतनी खपत नहीं है, तो जो गेंदा 50 रुपए का बिक रहा था वो 5 रुपए पे आ जाएगा। तो किसान जो अपना उत्पाद लेके आएगा उसको बाजार में ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ेगा और जो किराया उसको लगा है वो अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों का विश्लेषण बहुत ही अति आवश्यक है, तभी ये व्यवसाय लाभकारी होगा। जी, चलिए, बहुत सारी चुनौतियों के बारे में आपने बताया और ठाकुर साहब साथ साथ में हामी भी भर रहे थे, इससे इत्तेफाक रख रहे थे कि हाँ वाकई में इस तरह की चुनौतियां हैं। तो ये बताइए कि आपका ये सफर कैसा रहा और इन चुनौतियों का सामना आपने कैसे किया? डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा। भी सबसे पहले खेती करने से पहले लोगों को इसकी जानकारी होनी जरूरी है, जिससे इसमें ना नुकसान हो। और जब लोग पैसा लगाते हैं
तो ध्यान से अपना जो पैसा लगाएंगे तो इसको अच्छे ढंग से पैदा करें, जी जी, जिससे इसमें बीमारियां लगती हैं और हर प्रकार के कुछ औजार भी लेने पड़ते हैं और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। कई बार अभी जो बाजार जैसे पैसे की वजह से काफ़ी डाउन हो गया था, तो लोगों को इसका काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसकी जो 800 किलोमीटर से दूर, मतलब चंबा एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल में, जी, 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 वो 800 किलोमीटर दूर है। तो 800 किलोमीटर दूर से लोग दिल्ली मंडी में माल भेजते हैं। पहले इसकी मार्केटिंग कनॉट प्लेस में थी, अब गाजीपुर में आ गई। तो पहले इसका कुछ दाम कम मिलता था, अब दाम भी सही मिलने लगा, जिससे लोगों को इसका और भी प्रॉफिट होने लगा, क्योंकि इसमें बीमारियां ज्यादा लगती हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, बीमारियों को ध्यान रखे और ये जैसे साइलेंट जो बाकी फसलें हैं ये साइलेंट हैं और इनका ध्यान नहीं रखा, इनको तो बच्चे की तरह पालना पोसना हाँ पालना पोसना पड़ता है, तभी जाके मतलब हमारे को प्रॉफिट। जी डॉक्टर कटियार, अभी बात में जैसे कि ठाकुर जी ने मंडियों का भी जिक्र किया, तो जो हमारी अन्य फसलें हैं जिनसे हैं उनके लिए तो मंडियां उपलब्ध है और धीरे धीरे अब तो हम देख रहे हैं कि ई मंडियों की बात हो रही है और इसे संगठित करने की, डिजिटल करने की बातें हो रही है, लेकिन क्या फूलों की मंडियां भी इतनी अच्छे से उपलब्ध हैं? क्या इनके लिए भी उस तरह के कदम है? क्या इन्हें भी डिजिटल मंडियों से जोड़ा जा रहा है? इसके बारे में बताइए। हाँ, इस बारे में सरकार जो है पूरा प्रयास कर रही है और जगह जगह मंडी, जैसे आपने दिल्ली की अभी इनसे बात सुनी कि दिल्ली की पहले मंडी एक लूज फ्लावर की मंडी जो कट फ्लावर्स की तो कनॉट प्लेस में थी, हनुमान मंदिर के सामने, उसके बाद मेहरौली में भी डेवलप हो गई और जो लूज फ्लावर की मंडी थी वो चांदनी चौक में थी। अब ये सारी मंडियां सरकार ने शिफ्ट कर दी, तो सरकार ने प्रयास किया। अभी नोएडा में भी कोई मंडी बनने का प्रोविजन है, ऐसे बेंगलोर में भी मंडी बनी हुई है, ऐसे सभी शहरों में, क्योंकि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है और लोग फूल खरीदना चाहते हैं, तो हर किसान आसपास के जो शहर हैं उनके पास जो किसान हैं वो अपने नियरेस्ट शहर में ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ठिकाना बनाते हैं। जब ठिकाना बनाते हैं तो सरकार देखती है कि हाँ इसकी जरूरत है और वहाँ पे मंडी क्रिएट हो जाती है। इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी है, जैसे अभी फसलों की बात हो रही थी कि जो फसल किसान उगाते हैं, इसमें स्विच ओवर करने के लिए जो किसान उगाते हैं, अभी चना उगाएं, मटर उगाएं, गेहूं उगाएं, उनको वो हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद उनके पास ये क्षमता होती है कि उसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने स्टोर कर सकते हैं। जी, कई बार तो बाजार के हिसाब से रोकते हैं कि जब अच्छा दाम मिलेगा तब स्टॉक निकालेंगे। लेकिन इस मामले में जो फूल हैं इसमें बिल्कुल भी सीजन होता है, नहीं, बिल्कुल भी आपने काटा और आपका बिका नहीं तो बेकार हो गया। इसमें स्टोरिंग का तो बिल्कुल है ही नहीं, और अगर स्टोरिंग का है तो उसके लिए आपको बड़ी फैसिलिटी चाहिए, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह चाहिए या कोल्ड रूम्स चाहिए, वो बड़ी मात्रा में चाहिए। मतलब ऐसे छोटी जगह में आपने खुले में स्टोर कर दिया, आपने कमरे में भर दिया, स्टोर रूम में भर दिया, उस तरह का नहीं चाहिए। तो जो भी किसान इसमें स्विच ओवर करना चाहते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट है कि अगर उनकी फसल पक गई और कोई खरीदार नहीं मिला तो वो बेकार ही है। तो उसका ध्यान, मंडी का ध्यान पहले रखें कि कहाँ बिकेगा और उसके बाद बोएं। तो चलिए, जिन चुनौतियों के बारे में आपने बताया उस पर भी मैं डॉक्टर स्वरूप आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हम इसे प्रमुख फसल की तरह ले सकते हैं? जैसी बातें बहुत सारी आई कि लाभ तो बहुत है लेकिन इतनी ज्यादा देख रेख है, तो अगर कहीं चूक हो गई तो उसके लिए खमियाजा भी बहुत भुगतना पड़ेगा। तो डॉक्टर स्वरूप ये बताएं कि क्या किसान वाकई में इसे एक फसल जिसे कहें कि प्रमुख फसल की तरह ले सकते हैं और क्या इसके लिए विकल्प है? हाँ, किसान को सबसे पहले इसके बारे में सोचना होगा कि कौन सा फूल उगाएं, उसके एरिया में कौन सा फूल हो सकता है और उस एरिया में कौन से फूल की डिमांड ज्यादा है, उस हिसाब से वो अपना सिलेक्शन करेगा फूल का। जैसे यहाँ हमारे यहाँ दिल्ली के आसपास उत्तरी भारत में लोग ग्लेडुलस ज्यादा उगाते हैं। इधर मेरठ से आगे मोदीपुरम की तरफ बहुत सारे ग्लेडुलस उगाते हैं, तो वो उनको भी हम यही बताते हैं और वो भी जानते हैं कि कब कब इस फूल की ज्यादा डिमांड है, उसी हिसाब से वो खेती करते हैं। जी जी, यानी डिमांड के हिसाब से खेती करते हैं। जैसे ग्लेडुलस जो है करीब 3 महीने में फूल आ जाता है, तो वो लोग ये अंदाज लगा लेते हैं कि किस महीने में शादियां विवाह ज्यादा है, किस महीने में ज्यादा डिमांड है, तो उसी हिसाब से वो 3 महीने पहले उसको लगा देते हैं। और 3 महीने बाद जब शादियां ब्याह आती हैं तो वो उसको काट कर और बाजार में बेचते हैं, तो उनको ज्यादा
फायदा होता है। जी डॉक्टर सिद्धू, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी डॉक्टर सिद्धू कि जिस तरीके से अभी डॉक्टर स्वरूप जी ने कहा कि सीजन देखना पड़ता है कि कौन से सीजन में ज्यादा मांग रहती है, उसी हिसाब से किसान इसको लेकर अपनी योजना बनाते हैं और 3-3 महीनों की फसल होती है। तो आपसे भी मैं यही समझना चाहूंगी कि क्या किसान पूरे खेत में फूलों की खेती कर सकते हैं, क्या इसे प्रमुख फसल की तरह अपना सकते हैं, या फिर अभी भी एक विविधीकरण की जो बात की जा रही है उस दिशा में उन्हें ज्यादा सोचना बेहतर रहेगा उनके लिए? हाँ, इसमें मैं एक थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहूँगा। विविधीकरण का तो एक बहुत ही उत्तम तरीका है फ्लोरिकल्चर की फसलों को अपनाने का, लेकिन जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल सीमांत और लघु किसान हैं और जो इसमें जानकारी हासिल किए हुए हैं या करना चाहते हैं, वो तो इसको एज ए प्रमुख फसल के रूप में अपना चुके हैं। बहुत सारे किसान हैं और हर स्टेट के किसानों के नाम और टेलीफोन नंबर भी हम काफ़ी हमारी उंगलियों पे मौजूद हैं। लेकिन जो बड़े किसान हैं जिनके पास क्षेत्रफल बहुत है, 10 एकड़ उनके पास, 50 एकड़ उनके पास क्षेत्रफल है, जमीन है, तो वो क्या करते हैं कि वो इसको प्रमुख फसल के रूप में नहीं, उसको वो एक एडिशनल क्रॉप्स के रूप में, एक अच्छी आमदनी का जरिया कमाने के रूप में उसको उन्होंने लिया हुआ है। किसी के पास 20 एकड़ जमीन है तो उसने 5 एकड़ में फ्लोरिकल्चर किया, 5 एकड़ में ऑर्चर्ड लगाया, मैंगो का है, सिट्रस का है, नींबू का है, और भी अन्य बहुत सारे प्रमुख फूल हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, और आपने 10 एकड़ में या 20 एकड़ में गेहूं धान किया। तो इस तरह से अलग अलग किसानों की रूपरेखा है पूरे भारतवर्ष में। लेकिन बहुत सारे किसान हैं जो जागरूक हैं, जिनको तकनीकी जानकारी है और जो इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, उन्होंने इसको प्रमुख फसल के रूप में, एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में अपनाया हुआ है। और वो गेहूं धान नहीं उगाते। ऐसे ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनको हम जानते हैं, हिमाचल में, यूपी में, हरियाणा में, दिल्ली के आसपास में। भाई जिसके पास जमीन ही 2.5 एकड़ है तो वो धान उगा के वहां क्या करेगा? यदि उसने फ्लोरिकल्चर को अपना लिया है तो फ्लोरिकल्चर की भिन्न भिन्न फसलें उस 2.5 एकड़ से अलग अलग सीजन में किस तरह से करे, चाहे भले वो सब्जी उसमें साथ में कर ले इंटरक्रॉपिंग के तौर पे, लेकिन उन्होंने उसको प्रमुख फसल के रूप में लिया हुआ है। जी जी, तो चलिए ये तो बात रही कि प्रमुख फसल के रूप में भी लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तैयारी पूरी होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर कटियार कि क्या इसके लिए किसी तरह के एग्जीबिशन या मेलों का भी आयोजन किया जाता है? जैसे कि हम देखते हैं पशु हाट लगते हैं, बड़े बड़े पशुओं के मेले होते हैं, और आहार मेला भी लगता है, तो क्या फूलों का भी कोई ऐसा एग्जीबिशन रहता है जिसमें हमारे जो किसान हैं जो कि इसकी खेती करते हैं वो इसका हिस्सा बन सकें? देखिए, ये जो है जहाँ पे भी फूलों का व्यवसाय हो रहा है या जहाँ पे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, वैसे हर शहर में हर विंटर सीजन में फूलों का एग्जीबिशन लगता है। अभी अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिसंबर के महीने में YWCA क्राइसेंथेमम शो करती है, जिसमें हम फूल गमलों में और कट फ्लावर्स के रूप में 2 तरह के कंपटीशन होते हैं। उसी के साथ साथ अभी दिल्ली टूरिज्म वाले 17 से 19 फरवरी को दिल्ली टूरिज्म का फ्लावर शो है दिल्ली में ही। उसके बाद IRI पूसा का फ्लावर शो है। तमाम हमारे जो विभाग हैं, DDA है, NDMC, सबका फ्लावर शो है। अभी लखनऊ में फ्लावर शो होने वाला है 1 हफ्ते में। सब शहरों में फ्लावर शो ऑर्गेनाइज होते हैं, किसान भी आते हैं, ग्रोवर्स भी आते हैं, और जो शौक उन लोग देखने आते हैं, जानकारी जुटाने आते हैं, उनके सबके स्टॉल्स भी होते हैं। उनको तकनीकी जानकारी भी दी जाती है, सब चीज़ की व्यवस्था होती है। जी जी जी। इसके साथ साथ ही अभी जो है कुछ दिन पहले ही नागालैंड में एक बड़ी सी एग्जीबिशन हुई थी, जो पूसा इंस्टीट्यूट में हमारे डॉक्टर सिद्धू साहब जिसके कर्ता धर्ता थे, इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। हमने भी पार्टिसिपेट किया था और वहाँ के राज्यपाल जी ने उसका उद्घाटन किया था। जी, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि बहुत सारे आयोजन भी किए जा रहे हैं। बस अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, तो जाते जाते डॉक्टर सिद्धू मैं आपसे जानना चाहूंगी बहुत कम शब्दों में कि फूलों की खेती के लिए भी कहा जाता है कि जो शहरों के करीब है उन्हीं के लिए ही वायबल है, उन्हीं के लिए ही ये बेहतर विकल्प है। इसके बारे में
भी थोड़ा सा बता दीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, इसमें देखिए कि इसमें कोई दो राय नहीं है। जो शहरों के आसपास हैं और जो मंडियों के नजदीक हैं उनके लिए तो बहुत ही ये लाभकारी व्यवसाय है। जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के हमारे एनसीआर क्षेत्र में हैं उन किसान भाइयों के लिए तो वरदान है। उनको तो जरूर इस तरह की खेती करनी चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और कम से कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बहुत कम समय में अपने फूलों को लेकर के मंडी पहुंच जाते हैं। 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर वो मंडी में पहुंच जाते हैं, तो उनको नेचुरली बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन जो एक किसान आपका धारवाड़ और हुबली के क्षेत्र में है, कर्नाटका से, यदि वो दिल्ली आना चाहे तो उसके लिए जरूर वो एक जोखिम भरा काम होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी स्टूडियो में आए और फूलों पर इतनी सारी बातें की, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की और आशा करते हैं कि जो हमारे किसान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी इससे पूरा लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये तो बात रही फूलों की, और फूल जो है बहुत मन को लुभाते भी हैं, लेकिन अब जो किसान है उसे भी खूब लुभा रहे हैं, क्योंकि अब फूल भले कोमल होते हैं लेकिन किसान की जेब जो है वो इससे जरूर कड़क हो जाती है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना बहुत जरूरी है और उन बातों पर हमने चर्चा की। अगर आप भी इस बारे में सोच रहे हैं तो आशा करते हैं कि इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे और जो विविधीकरण की बात कर रहे हैं उस पर भी विचार करेंगे। इसी के साथ ही आज के इस अंक में विचार विमर्श में फिलहाल इतना ही। फिर होंगे नए विषय के साथ हाजिर। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।